गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। इस कोरोना महामारी के कारण आप सभी छात्र छात्राओं का पढ़ाई बाधित हो रहा है। इस वैश्विक महामारी को देखते हुए मैं मृत्युंजय कुमार सिंह, अर्थशास्त्र शिक्षक, क्लास 12th के बच्चों के लिए संपूर्ण अर्थशास्त्र की तैयारी सरल, मनोरंजक और आकर्षक तरीके से करवाने का विचार किया हूँ। आज सबसे पहले हम लोग क्लास 12th के इकोनॉमिक्स के सिलेबस को संक्षेप में देखेंगे और उसके तुरंत बाद हम चैप्टर वाइज आप लोगों को पढ़ाएंगे, नोट्स भी उपलब्ध करवाएंगे। तो सबसे पहले चलिए हम लोग इकोनॉमिक्स 12th के सिलेबस को ठीक से समझ लें। इकोनॉमिक्स का सिलेबस 2 खंडों में बटा हुआ है। एक ग्रुप ए माइक्रो इकोनॉमिक्स या व्यष्टि अर्थशास्त्र, सबसे पहले हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र के सिलेबस को देख लें। पहला जो चैप्टर है वह है अर्थशास्त्र का परिचय। अर्थशास्त्र का परिचय आप लोग ध्यान से सिलेबस को देखिए। इसमें 12th के एग्जाम में इस चैप्टर से 4 नंबर या 4 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं। दूसरा चैप्टर है उपभोक्ता का व्यवहार एवं मांग। इस चैप्टर से 13 नंबर के सवाल होते हैं। तीसरा उत्पादक का स्वभाव एवं पूर्ति। इस चैप्टर से 23 नंबर के सवाल होते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र का सबसे अंतिम चैप्टर है बाजार का स्वरूप एवं कीमत निर्धारण। इससे 10 नंबर के सवाल होते हैं। आप लोग जोड़ के देख लीजिए, ये 50 नंबर इस तरह से व्यष्टि अर्थशास्त्र से पूछा जाता है। अब हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र ग्रुप बी के सिलेबस को देखेंगे।
ग्रुप बी का सिलेबस आप लोग ध्यान से देखिए। अगर आपको नोट करना है सिलेबस तो साथ में आप नोट करते चलिए। ग्रुप बी समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, इसमें जो पहला चैप्टर है वह है राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय एवं राष्ट्रीय आय का मापन, राष्ट्रीय आय एवं राष्ट्रीय आय का मापन। इस चैप्टर से 15 नंबर के सवाल होते हैं। इसमें दूसरा चैप्टर है मुद्रा तथा बैंकिंग। इससे 8 नंबर के सवाल होते हैं। तीसरा चैप्टर है सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था। इससे भी 8 नंबर के सवाल होते हैं। चौथा चैप्टर है आय तथा रोजगार का निर्धारण। इस चैप्टर से 12 नंबर के सवाल होते हैं। और अंतिम चैप्टर है समष्टि अर्थशास्त्र का अंतिम चैप्टर है भुगतान संतुलन, भुगतान संतुलन। इससे 7 नंबर के सवाल होते हैं। अब सबको आप जोड़ के देख लीजिए, कुल 50 अंक हो जाता है। विश्वास है आप हमारे साथ ही साथ सिलेबस को भी देख लिए होंगे, उतार भी लिए होंगे। अब बिना समय बर्बाद किए, क्योंकि बहुत समय बर्बाद हो चुका है इस महामारी के कारण, तो अब हम लोग बिल्कुल समय बर्बाद न करें और चैप्टर वाइज पहला चैप्टर से एकदम ध्यान से आप लोग प्रश्न भी हमारे साथ साथ उतारते चलें। हम बोर्ड में भी प्रश्न लिखते जाएंगे और आप भी लिखें। हम लोग शुरू करते हैं ग्रुप ए। ग्रुप ए माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर अर्थशास्त्र का परिचय। अर्थशास्त्र का परिचय।
हम लोगों को एकदम शुरू से इस सिलेबस को शुरू किए हैं। आज पहला क्लास भी है और क्लास निरंतर चलेगा। सिलेबस के समाप्ति तक हम आपके साथ बने रहेंगे और आपके बेहतर तैयारी में हम आपकी भरपूर मदद करेंगे। हम लोग अर्थशास्त्र का परिचय की शुरुआत इस प्रश्न से करते हैं। आप लोग सारे लोग हमारे साथ प्रश्न को भी लिखें, अपने कॉपी में नोट भी करते चलें। प्रश्न है पहला, अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? प्रश्न में ही एक और प्रश्न है, इसके प्रकारों को भी लिखें। इसके प्रकारों को लिखें। अर्थशास्त्र समझने वाले सभी बच्चों को हम सबसे पहले समझाएंगे बहुत सरल शब्दों में अर्थव्यवस्था का मतलब। आप लोग सब लोग ध्यान से सुनिएगा, बहुत सिंपल बात है। आप लोग एक बात बताइए कि आप लोग अपने आस पड़ोस में, अपने समाज में क्या किसी ऐसे व्यक्ति को देखे हैं जो अपनी हर जरूरत को स्वयं पूरा करने की क्षमता रखता हो? क्या कोई ऐसा सवाल आपसे है कि क्या कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो अपने लिए कपड़ा भी सीता हो, अपने लिए अनाज भी पैदा करता हो, अपने बच्चों का इलाज भी स्वयं करता हो? तो शायद आप सबों का जवाब होगा कि ऐसा कोई भी व्यक्ति हम लोग नहीं देखे हैं। मतलब हम सबों को अपनी जरूरत पूरा करने के लिए निर्भर रहना पड़ता है। तो किस पर निर्भर रहना पड़ता है? तो निर्भर रहना पड़ता है अर्थव्यवस्था के ऊपर। तो जब अर्थव्यवस्था के बारे में एक लाइन कहना हो तो हम लोग कह सकेंगे कि अर्थव्यवस्था एक आर्थिक प्रणाली है। अर्थव्यवस्था एक आर्थिक प्रणाली का नाम है। कैसी आर्थिक प्रणाली? जो जीवन यापन करने के लिए, जो गुजर बसर करने के लिए जिस प्रणाली या व्यवस्था का हम लोग सहारा लेते हैं, वह व्यवस्था या प्रणाली अर्थव्यवस्था है। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे कि कोई भी व्यक्ति समाज में आत्मनिर्भर नहीं है। चाहे वह डॉक्टर हो, वह इंजीनियर हो, कोई प्रोफेसर हो, कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से 100% आत्मनिर्भर नहीं होता है। उसे अपने मूलभूत जरूरत को पूरा करने के लिए जिस व्यवस्था पर निर्भर रहना पड़ता है, उस व्यवस्था का नाम अर्थव्यवस्था है। उस प्रणाली का नाम अर्थव्यवस्था है। तो अर्थव्यवस्था के बारे में जो हम लोग पहली बात देखे कि अर्थव्यवस्था एक प्रणाली है। अर्थव्यवस्था एक आर्थिक प्रणाली या व्यवस्था है। अब देखो, खूब मजेदार बात यहाँ यह है
कि अर्थव्यवस्था हम लोगों को, हम सबों को एक बात की गारंटी देता है। अर्थव्यवस्था हम लोगों को एक बात की गारंटी देता है। तो गारंटी किस बात की देता है? गारंटी देता है कि हर आदमी अपने पसंद का, अपने रुचि का कोई एक काम चुन ले, एक काम चुने और कोई भी एक काम वो करे, उसकी तमाम सभी आवश्यकताएं अर्थव्यवस्था पूरी कर देगा। अर्थव्यवस्था हम लोगों को क्या गारंटी देता है, हम लोगों से क्या कमिटमेंट करता है कि आप कोई भी एक काम कीजिए, आपकी तमाम सभी आवश्यकता अर्थव्यवस्था पूरी करेगा। अब देखो, जैसे ही हम लोग बोले कि हम लोग काम का जो चुनाव करते हैं, वो काम का चुनाव कैसे करते होंगे? तो काम का चुनाव हम लोग अपने रुचि के अनुसार करते होंगे, अपने इच्छा के अनुसार करते होंगे। अब अगर अर्थव्यवस्था नहीं रहता तो सोचो, हमें किसान बनने का इच्छा नहीं था, लेकिन हमको किसान का भी काम करना पड़ता। हमें लकड़ी मिस्त्री बनने का कोई शौक नहीं है, अगर अर्थव्यवस्था नहीं होता तो हमें लकड़ी मिस्त्री भी बनना पड़ता। तो अर्थव्यवस्था गारंटी देता है कि आप अपने पसंद, आप अपने रुचि और आप अपने क्षमता के अनुसार कोई भी एक काम चुनिए, आपकी तमाम जरूरत को अर्थव्यवस्था पूरा कर देगा। तो अर्थव्यवस्था के कारण ही उत्पन्न होता है क्या? अर्थव्यवस्था के कारण उत्पन्न होता है श्रम विभाजन। बहुत मजेदार बात है, श्रम विभाजन। अगर अर्थव्यवस्था नहीं हो तो श्रम विभाजन उत्पन्न नहीं होता। श्रम विभाजन जो उत्पन्न हुआ वो अर्थव्यवस्था के कारण हुआ। तो आप लोग पूछिएगा कि श्रम विभाजन क्या है, या श्रम विभाजन से फायदा क्या है? श्रम विभाजन का मतलब है कि किसी व्यक्ति के रुचि, पसंद के अनुसार उसके काम का बंटवारा करना, ये श्रम विभाजन है। सारे लोग समझ गए श्रम विभाजन क्या है? तो कोई व्यक्ति अपने रुचि के अनुसार, अपने पसंद के अनुसार काम चुने, ये श्रम विभाजन में होता है। आप श्रम विभाजन जीवन के हर मोड़ में, हर जगह देखते होंगे। जैसे आप अपने घर में देखिए श्रम विभाजन, आपके पापा का काम अलग है, आपकी माँ का काम अलग है। अगर श्रम विभाजन नहीं हो, माँ का काम पापा को करने दे दिया जाए और पापा का काम माँ को करने के लिए दे दिया जाए, तो घर की व्यवस्था बिगड़ जाता है। मतलब श्रम विभाजन का एक उदाहरण हम लोग अपने घर में देखें। दूसरा उदाहरण देखो, आप सभी लोग क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट प्रेमी हैं। हमको एक बात बताओ, आप क्रिकेट देखते होंगे, अगर बैट्समैन को बॉलिंग दे दिया जाए, बॉलर को बैटिंग दे दिया जाए, तो क्रिकेट का नजारा क्या होगा? जीतने वाला गेम भी हारा जा सकता है कि नहीं? मतलब हम लोग खेल के मैदान में भी श्रम विभाजन देखते हैं। आप विद्यालयों में, महाविद्यालयों में भी श्रम विभाजन देखते हैं। जरा कल्पना कीजिए, संस्कृत के शिक्षक को गणित पढ़ाने दे दिया जाए तो क्या होगा? मतलब जो श्रम विभाजन का कॉन्सेप्ट आया, ये अर्थव्यवस्था के कारण आया। अब देखो यहां समझो, जब श्रम विभाजन होगा, लोग अपने रुचि के हिसाब से काम करेंगे, लोग अपने पसंद के हिसाब से काम करेंगे, तो अपनी क्षमता का 100% प्रयोग करेंगे।
तो ये लाभ दिया हम लोगों को अर्थव्यवस्था। अब देखो, श्रम विभाजन के कारण उत्पन्न होता है विशिष्टीकरण। हम लोग यहां दो बात देखे, एक श्रम विभाजन, दूसरा विशिष्टीकरण। अर्थव्यवस्था के कारण उत्पन्न हुआ श्रम विभाजन। लोग अपने पसंद के हिसाब से काम का चुनाव करेंगे। अर्थव्यवस्था गारंटी दे रहा है कि आप अपने पसंद का कोई एक काम कीजिए, आपकी तमाम सारी जरूरतें पूरी हो जाएगी। ये एक लाभ। जब श्रम विभाजन होगा, जब हम एक ही काम को लगातार बहुत दिनों से करेंगे, तो उस काम को करने में हम विशेष निपुण हो जाएंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे, दक्ष हो जाएंगे। इसे कहते हैं विशिष्टीकरण। जैसे कुम्हार को देखिए, वो 18 साल से घड़ा बना रहा है। तो 18 साल से घड़ा बनाने के कारण क्या होता है? वो बहुत सरलता से, बहुत सहजता से कुछ ही मिनटों में घड़ा बना लेता है। अगर वही काम अगर एक शिक्षक को दे दिया जाए तो घड़ा बनाने में 2 महीना लग जाएगा कि नहीं? मतलब अर्थव्यवस्था के कारण श्रम विभाजन के लाभ हम लोगों को मिलते हैं, विशिष्टीकरण के लाभ हम लोगों को मिलता है। तो श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण उत्पन्न क्यों हुआ? तो अर्थव्यवस्था के कारण हुआ। अब देखो, अर्थव्यवस्था जितने भी तरह का आर्थिक क्रियाकलाप है, जितने भी तरह का इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, सभी आर्थिक क्रियाकलापों में समन्वय, एडजस्टमेंट, तालमेल स्थापित करता है। अर्थव्यवस्था के कारण ही जितने भी तरह के आर्थिक क्रियाकलाप हैं, इन आर्थिक क्रियाकलापों में समन्वय स्थापित होता है। अर्थव्यवस्था के बारे में ये कहा जाता है कि समाज का ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अर्थव्यवस्था का सदस्य नहीं हो। चाहे मजदूर होगा, रिक्शा चालक होगा, चाहे शिक्षक हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, समाज का कोई भी व्यक्ति हो, वह अर्थव्यवस्था का सदस्य होगा। तो आप सभी लोग ये समझ गए होंगे कि अर्थव्यवस्था है क्या। एक लाइन हम फिर से बता दें कि यह एक आर्थिक प्रणाली है, एक ऐसी आर्थिक प्रणाली, एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था जो जीवन यापन करने के लिए अपनाया जाता है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर अर्थव्यवस्था नहीं होता तो क्या होता? अगर अर्थव्यवस्था जैसा कोई सिस्टम नहीं होता तो क्या होता? तो हमारा आर्थिक जीवन काफी कठिन होता। सारी आवश्यकताएं हम लोगों को स्वयं पूरा करना पड़ता। पहली समस्या, अर्थव्यवस्था के आ जाने से क्या हुआ? हमारा आर्थिक जीवन सहज और सरल हो गया। ये हमारे आर्थिक जीवन को सरल बना दिया। अब देखो, ये तो समझ हम लोगों में आ गया कि अर्थव्यवस्था है क्या। अर्थव्यवस्था एक आर्थिक व्यवस्था है जो जीवन यापन करने के लिए अपनाया जाता है। इसी के कारण श्रम विभाजन और इसी के कारण विशिष्टीकरण भी उत्पन्न हुआ। अब देखो, हम लोग अर्थव्यवस्था के प्रकारों को समझेंगे। पहले यहां देखा जाए अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के प्रकारों को समझना। अर्थव्यवस्था को ऐसे कई आधारों पर बांटा जाता है, लेकिन यहां मोटे तौर पर अर्थव्यवस्था को
तीन भागों में बांटते हैं, तीन आधारों पर बांटेंगे। अर्थव्यवस्था को कई आधारों पर बांटा जा सकता है, लेकिन यहां हम लोग मोटे तौर पर अर्थव्यवस्था को तीन आधारों पर बांटने का काम करेंगे। पहला आधार क्या है? पहला बेस है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर बी क्षेत्र के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर। आप लोग हमारे पढ़ाने के क्रम में अगर हो सके तो धीरे धीरे आप भी लिखने का प्रयास करें। और सी पहला स्वामित्व के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, और सी विकास के आधार पर, विकास के आधार पर। अब देखो बेटा, यहां हम लोगों को फिर से आप देख लें कि अर्थव्यवस्था को हम लोग तीन आधारों पर बांटे। स्वामित्व के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, विकास के आधार पर। कितने आधारों पर? तीन। कौन कौन? स्वामित्व के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर और विकास के आधार पर। अब देखो, स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था को हम लोग तीन वर्गों में बांटते हैं। स्वामित्व के आधार पर कितने वर्गों में? तीन। तो कौन कौन? पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था। और तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। तीसरा बोलो, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था को स्वामित्व के आधार पर कितने वर्गों में बांटे? तीन। कौन कौन? पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित। पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। अब देखो, क्षेत्र के आधार पर अर्थव्यवस्था को इन चार आधारों पर बांटते हैं। कौन कौन? तो क्षेत्र के आधार पर पहला है क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था। दूसरा प्रादेशिक अर्थव्यवस्था, प्रादेशिक अर्थव्यवस्था। तीसरा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। और चौथा अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। तो हम लोग देख लिए क्षेत्र के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने तरह का? चार। क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, प्रादेशिक अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। अब देखो, विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था को दो वर्गों में बांटा गया। विकास के आधार पर कितने वर्गों में? दो। पहला विकसित अर्थव्यवस्था, दूसरा विकासशील अर्थव्यवस्था। दूसरा विकासशील अर्थव्यवस्था। अब देखो, हम लोग देख लिए
स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था 3। कौन कौन? पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। क्षेत्र के आधार हम लोग इस तरह से आज समझे कि अर्थव्यवस्था क्या है और अर्थव्यवस्था के प्रकार कौन कौन से हैं। हमारा आज का ये प्रश्न समाप्त हुआ। आप सभी छात्र हमसे व्यक्तिगत रूप से भी अगर संपर्क करना चाहें, कोई व्यक्तिगत सहायता भी लेना चाहें, तो हम अपना मोबाइल नंबर आप लोगों को अभी देंगे, बोर्ड में लिख देंगे। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। हम आपको और भी अगर कोई सुविधा पढ़ने से संबंधित, अर्थशास्त्र समझने से संबंधित अगर हो तो हम आपको देंगे। आप किसी भी जिले से हैं, आप किसी भी राज्य से हैं, आप 12वीं की तैयारी कर रहे हैं, हम हर चैप्टर के हर सवाल को इसी तरह से आप लोगों को बताकर आपकी तैयारी में हम अपनी एक भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं। आप हमारा नंबर नोट कर लें और किसी भी तरह का सुझाव अगर हो, कोई सलाह लेना चाहें तो आप इस नंबर पर संपर्क कर लें। ये हमारा फोन नंबर है। नाइन 7376397। आप लोग तब तक पढ़ाई करें, फिर हम आप लोगों से कल मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।